हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं उसको स्टडी करेंगे। ये प्रावधान आर्टिकल 63 से लेकर 69 में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 63 बहुत सिंपल है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64, the vice president to be ex officio chairman of council of states। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे। एक्स ऑफिसियो का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है उपराष्ट्रपति होने की वजह से वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पोस्ट होल्ड करेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। इसका एक्स ऑफिसियो का मतलब यही हुआ। तो द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्हें होल्ड नहीं करना अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर आर्टिकल 65 के तहत वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार देखते हैं, कामकाज दिखते हैं कैजुअल वैकेंसी की वजह से या फिर एब्सेंस की वजह से प्रेसिडेंट की, तो या फिर प्रेसिडेंट का ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं, तो वो अपना उस समय वो राज्यसभा का चेयरमैन का काम नहीं देखे करेंगे। और उस समय उनको सैलरी जो अलाउंसेस जो मिलेंगी वो राज्यसभा के चेयरमैन वाली नहीं मिलेंगी। उपराष्ट्रपति को एज उपराष्ट्रपति सैलरी नहीं मिलती है, उपराष्ट्रपति को एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलती है। जो राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी होती है वो सैलरी मिलती है, न कि उपराष्ट्रपति की सैलरी। उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती है उस पोस्ट की। तो जब वो राष्ट्रपति का कार्यभार देखेंगे किसी वजह से, जब कैजुअल वैकेंसी या किसी अन्य वजह से, तो फिर उनको राज्यसभा के चेयरमैन वाली सैलरी नहीं मिलेगी, उनको मिलेगा राष्ट्रपति वाला सैलरी और अलाउंसेस। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन तो होते हैं लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास वोटिंग पावर नहीं है, वो किसी भी हालत में वोट नहीं दे सकते। तो जब वो राष्ट्रपति का कार्यभार देखते हैं किसी वजह से, तो उनको राष्ट्रपति के राइट्स एंड प्रिविलेज मिलते हैं। उनको राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी नहीं मिलती और वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज भी नहीं निभाते, और उनको सारे सैलरी जो मिलती है वो प्रेसिडेंट वाली मिलती है उस समय। अब आ जाते हैं आर्टिकल 65 पे। तो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट or to discharge his functions during casual vacancies in the office or during the absence of president। ठीक है ना, दो बातें हैं इसमें। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है राष्ट्रपति के कार्यालय में, मतलब राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं या इम्पीचमेंट करके उनको हटा दिया जाता है, तो या किसी अन्य कारण से कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, तो वो राष्ट्रपति विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। ये एक्ट है, ये एक्ट ही विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति है तो लेकिन वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इस केस में तो राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया, इम्पीच कर दिए गए, डेथ हो गई, उस वजह से राष्ट्रपति है ही नहीं, तो उपराष्ट्रपति विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। दूसरा केस हो गया राष्ट्रपति है तो लेकिन वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? या तो वो एब्सेंट है या फिर वो बीमार है या कोई दूसरा कारण है जिसकी वजह से वो ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे वो एक्ट एज प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, ही विल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे ही विल एक्ट एज प्रेसिडेंट, यहाँ पे ही विल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। कब तक वो प्रेसिडेंट का कार्यभार देखेंगे? अगर वो कैजुअल वैकेंसी हो गई है डेथ की वजह से या रिजिग्नेशन इम्पीचमेंट की वजह से, तो जब तक कोई न्यू इनकम्बेंट नया राष्ट्रपति चुन करके ना आ जाए तब तक वो राष्ट्रपति का कार्यभार देखेंगे। ही विल एक्ट एज प्रेसिडेंट जब तक कि कोई नया रेगुलर राष्ट्रपति चुन करके ना आ जाए। अगर वो राष्ट्रपति अपना
ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक राष्ट्रपति वापस अपनी ड्यूटीज रिज्यूम न कर लें, फिर से वापस अपनी ड्यूटी पे ना आ जाए, बीमारी से या एब्सेंस से वापस ना आ जाए, तब तक वो अपने राष्ट्रपति का कार्यभार देखेंगे। जब भी वो राष्ट्रपति का की तरह एक्ट करते हैं या उनकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं, तो उनके पास सारे पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट वाले, सारे इम्यूनिटीज होती हैं प्रेसिडेंट वाली, उनको सारे एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस सब प्रेसिडेंट वाले मिलते हैं। कब कब ऐसा होता है, डायग्राम से देख लीजिए, जब कैजुअल वैकेंसी होती है और प्रेसिडेंट के ऑफिस में, डेथ की, रेजिग्नेशन की, इम्पीचमेंट की, अदर रीजन से, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे, एब्सेंस की वजह से, इलनेस की वजह से, दूसरी वजहों से, वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। वो उन दोनों हाउसेस के मेंबर्स को मिला करके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। वो लोग वोट करते हैं कि किसको राष्ट्रपति चुनना है। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा में 12 हैं, वो भी होंगे। पहले लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 नॉमिनेटेड होते थे, वो भी होते थे, वोट करते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। लेकिन राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स अभी भी हैं, तो वो लोग भी वोट करेंगे। बाकी सारे इलेक्टेड मेंबर्स जो लोकसभा राज्यसभा के, वो सब वोट करेंगे। राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर्स वोट नहीं करेंगे, वो प्रेसिडेंट के चुनाव में करते हैं, यहाँ वो वोट, वाइस प्रेसिडेंट में वो वोट नहीं करेंगे। तो चुनाव होगा कैसे? ये भी सिस्टम है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो वोट होगा ये लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का, वो ट्रांसफरेबल होता है, जैसे उसमें प्रेफरेंस दी जाती है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है, सेकंड प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है, थर्ड प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है। किसी वजह से मेरा फर्स्ट वाला नहीं चुना जा रहा है, तो सेकंड वाले को चुन लीजिए, सेकंड वाले में मेरा वोट डाल दीजिए। फिर अगर वो भी नहीं हो रहा है तो थर्ड वाला डाल दीजिए। ऐसे ही प्रेफरेंस हम देते हैं। तो हम क्या मतलब वो जो मेंबर्स वोट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। सीक्रेट बैलेट होगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा किसने किसको वोट दिया, ये तो बहुत इजी बात है। ये मैंने बता दिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस हम लोग देते हैं। सिंपली ये नहीं, सिंपली एक व्यक्ति को वोट नहीं देते जैसे नॉर्मल इलेक्शंस में हम लोग देते हैं। तो अच्छा, जैसे नॉर्मल इलेक्शंस में होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, यहाँ ऐसा नहीं है। नॉर्मल इलेक्शंस में होता है कि जिसको किसी को 30% वोट मिले तो भी वो जीत गया, क्योंकि उससे ज्यादा किसी को वोट मिले ही नहीं थे, बाकी सबको 30 से कम मिले थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वो कैंडिडेट जीतेगा जिसको 50 टोटल वोट्स का 50% से एक ज्यादा वोट मिला हो। मान लीजिए 500 वोट्स हैं, तो 500 का आधा 250 हो गया, +1 251। जिसको 251 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलेंगे वो जीतेगा। तो कैसे होगा ये? मान लीजिए कई कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, सबको अलग अलग प्रेफरेंस में वोट मिली, तो पहले सारे वोट्स के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स काउंट कर लिए जाएंगे। फिर देखा जाएगा किसी को 251 मिला, मतलब 50% +1 मिला। अगर किसी को मिल गया तो मैटर क्लोज, वो व्यक्ति जीत गया। लेकिन किसी को नहीं मिला, सबको 50% +1 से कम मिला, हमारे एग्जाम्पल में 251, उससे कम मिला वोट, तो फिर आप क्या करेंगे? जो सबसे कम वोट जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले थे जिस कैंडिडेट को, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे, और उसके सेकंड प्रेफरेंस वोट्स बाकी कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। जो उसके सेकंड प्रेफरेंस वोट्स थे, उसके बैलेट्स में जो सेकंड प्रेफरेंस वोट जिस पर्सन को दिया गया था, उस पर्सन को उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मानते हुए उसको बाकी कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब फिर देखेंगे किसी एक कैंडिडेट को 50% +1 वोट मिल गया, ठीक है, वो जीत गया। नहीं मिला तो फिर जो अब जिसको सबसे कम मिला है उसको फिर एलिमिनेट करेंगे, उसके वोट्स बाकी कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ऐसे करते रहेंगे जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% +1 वोट ना हो जाए। हमारे एग्जाम्पल में 251 जैसे है, तो इसमें जो अगर कोई हम ये 50% +1 करते हैं, इसमें अगर कोई फ्रैक्शन की फिगर आती है तो उसको इग्नोर किया जाता है।
मान लीजिए 501 होता कैंडिडेट, 501 वोट्स होते हैं, उसका 50% होता है 250.5 प्लस 1 251.5, तो हम 0.5 को इग्नोर करेंगे, 251 देखेंगे। ठीक है, देखिए ये तो आपने बता ही दिया कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी सदन के मेंबर नहीं होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए उनको कोई वोट नहीं देना अलाउ होता है। कोई अगर राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर चुन करके आ जाए, या फिर किसी विधानसभा का मेंबर राष्ट्रपति चुन के आ जाए, तो जिस दिन उसने शपथ ली उस दिन उसका सीट वैकेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा जहां का भी वो मेंबर है, वो सीट ऑटोमेटिक वैकेट हो जाएगी उसी दिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, और राज्यसभा में एज अ मेंबर इलेक्ट होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, या फिर कोई लोकल और अदर अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल में काम कर रही है। लेकिन अगर वो पर्सन कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट है ऑलरेडी, या वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर गवर्नर है किसी राज्य का, या फिर मिनिस्टर है किसी राज्य में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, वो चुनाव लड़ सकता है। तो आपने देखा है इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुनाव जाता है, इसके मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट होता है। ठीक है, क्या टर्म होता है वाइस प्रेसिडेंट का? 5 साल टर्म होता है। किस दिन से काउंट होता है? जिस दिन वो शपथ लेकर के अपने ऑफिस का चार्ज लेते हैं उस दिन से काउंट होता है। लेकिन उससे पहले वो रिजाइन भी कर सकते हैं और उनको रिमूव भी किया जा सकता है उनके ऑफिस से। यहाँ पे इम्पीचमेंट नहीं होता प्रेसिडेंट की तरह। उनका क्या प्रोसेस होता है रिमूवल का? पहले तो एक रिजोल्यूशन राज्यसभा में पास किया जाएगा उनके रिमूवल के लिए, ठीक है, और वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है जितनी भी सीटें राज्यसभा में हैं उसमें से आप घटा दीजिए जो वेकेंट सीटें हैं जिसपे कोई सदस्य नहीं है, तो जो बची जो ऑक्युपाइड सीटें हैं उसका 50% उतने वोट्स पड़ने चाहिए। अभी एग्जाम्पल से भी देखते हैं इसको, तब वो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। हम वो नहीं देखेंगे कि कितने लोगों ने वोट किया उसका 50%, वो तो सिंपल मेजॉरिटी हो गई। तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कराना होगा रिजोल्यूशन को। इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो गया, उसके बाद फिर लोकसभा में जाएगा, वहां सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होगा। मतलब जितने लोग वोट कर रहे हैं उसका 50% उसके फेवर में वोट कर देंगे तो वो पास माना जाएगा। और दोनों जगह पास हो गया तो वो राष्ट्रपति अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। तो और जो ये राज्यसभा में हमें रिजोल्यूशन देना है, प्रेजेंट करना है, उसका कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। तुरंत तुरंत नहीं प्रेजेंट कर सकते, पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि हम ऐसा रिजोल्यूशन पेश करने जा रहे हैं। तो अच्छा, 5 साल का टर्म है उपराष्ट्रपति का, लेकिन अगर किसी वजह से कोई दूसरा उपराष्ट्रपति चुन के 5 साल में नहीं आ पाए तो वो अपने पोस्ट पे कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति ना आ जाए। अच्छा, ये रिमूवल का प्रोसेस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, एक तो राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन मूव करना होगा उनके रिमूवल के लिए। उसका रिजोल्यूशन के लिए पहले 14 दिन की नोटिस देनी होगी, तभी वो रिजोल्यूशन मूव किया जा सकता है। इस रिजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होगा। 50% ऑफ द इफेक्टिव मेंबरशिप यानी टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसीज। उसके बाद लोकसभा में जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, और ये 50% ऑफ वोटिंग मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स वोट कर रहे हैं उसका 50% उसके फेवर में वोट करते हैं तो वो हट जाएंगे वो उपराष्ट्रपति अपनी सीट से। इफेक्टिव मेजॉरिटी को एक बार और देख लीजिए। टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा मान लीजिए 245 है, उसमें से 20 सीट वैकेंट है, यानी कि ऑक्युपाइड सीट्स 225 है, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी इज मोर देन 50% ऑफ 225, दैट इज 113। 245 टोटल मेंबरशिप है, 20 सीटें वैकेंट है, 225 लोग सीटें ऑक्युपाइड है,
इसका 225 का 50% 113 होता है, वो इफेक्टिव मेंबरशिप हुई। अब मान लीजिए 225 में से 50 लोग वोट करने ही नहीं आए, तो 175 लोग वोट करने आए, तो फिर 175 में 113 हमें वोट चाहिए होंगे तब वो पास होगा। ये नहीं कि 175 का आधा, ऐसा से नहीं चलेगा। हमें 175 में 113 वोट चाहिए होगा, तब वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। अब आर्टिकल 68 पे आ जाते हैं। कितने समय में वैकेंसी फुलफिल करने के लिए इलेक्शन कराना होगा, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले पहले चुनाव करा लेना होगा, ताकि उनका कार्यकाल खत्म होते ही नए उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण कर सकें। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है उपराष्ट्रपति के ऑफिस में, चाहे डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल की वजह से या किसी अन्य वजह से, यहाँ इम्पीचमेंट नहीं है, यहाँ उनका रिमूवल होता है, इम्पीचमेंट नहीं होता है। इस पे इलेक्शन फिर हमको एज अर्ली एज पॉसिबल कराना होगा। राष्ट्रपति के केस में दिया था कि एज अर्ली एज पॉसिबल और 6 महीने के अंदर कराना ही है। यहाँ 6 महीने की लिमिट नहीं है, उपराष्ट्रपति में एज अर्ली एज पॉसिबल कराना होगा इलेक्शन कैजुअल वैकेंसी के केस में। और जो नए नए उपराष्ट्रपति आएंगे इलेक्शन होकर के इस केस में, वो फिर फ्रेश 5 साल के लिए वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल बैलेंस पीरियड जो बचा था उसके लिए वर्क करेंगे, वो पूरा 5 साल फिर से वर्क करेंगे। अब आर्टिकल 69 लास्ट पे आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति को एक ओथ या अफर्मेशन लेना होगा, किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, या फिर कोई अदर पर्सन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करें इसके लिए। जनरली ऐसा होता नहीं कि कोई अदर पर्सन को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट खुद ही शपथ दिलाते हैं। तो उपराष्ट्रपति को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में शपथ लेनी होगी। थैंक यू।